नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हिंसा एक ऐसा कृत्य जो जाने कितनी ही जिंदगियों को तबाह कर देता है और सबसे ज्यादा आम जन हैं जो इसे भुगतते हैं। और इसीलिए केंद्र सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो उसके बाद से विशेष तौर पर पूर्वोत्तर में जिस तरह के हिंसक गुट अपने काम आगे बढ़ा रहे थे उन पर लगाम कसने की तैयारी की, शांति वार्ताएं की। कितने ही दौर की वार्ताओं के बाद एक एक कर पूर्वोत्तर के हिंसक गुटों के साथ शांति समझौते होने लगे और आज का दिन इन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा क्योंकि असम के सबसे बड़े हिंसक गुट उल्फा के साथ जो शांति समझौता है आज उसे अंजाम तक पहुंचाया गया। और आज उल्फा के साथ जब त्रिपक्षीय समझौता हुआ तो इस बात की भी उम्मीद जगी कि पूर्वोत्तर में जिस शांति के संदेश को केंद्र सरकार आगे बढ़ाना चाहती है वो अब नए दौर में प्रवेश कर रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ क्योंकि आज यही रहेगा हमारा चर्चा का मुद्दा। पूर्वोत्तर में शांति के नए युग की शुरुआत। केंद्र, असम सरकार और उल्फा के प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हुए हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने समझौते को बताया असम के भविष्य के लिए सुनहरा दिन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी को मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधाओं की सौगात। प्रधानमंत्री शनिवार को महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री शनिवार को अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अयोध्या में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई रफ्तार। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। जदयू के नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। पार्टी ने नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से चुना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। राजस्थान में शनिवार को होगा मंत्रिमंडल विस्तार। भजनलाल सरकार के मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में दिलाएंगे शपथ। कतर की अदालत द्वारा 8 भारतीय नागरिकों की मौत की सजा कम किए जाने पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। कहा, विस्तृत निर्णय का अध्ययन, कानूनी टीम से परामर्श और परिजनों से चर्चा कर तय करेंगे अगला कदम। पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की उठाई है औपचारिक मांग। और देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 7 करोड़ के पार। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। देश के उत्तर पूर्व में मौजूद विभिन्न हिंसक गुटों के साथ पिछले वर्षों में हुई शांति वार्ताएं सफल रही हैं। इसी कड़ी में आज का दिन ऐतिहासिक रहा है जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा असम और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे असम में शांति के नए दौर का शुभारंभ बताया और आश्वासन दिया कि समझौते की सभी शर्तों को पूरा किया जाएगा। विकास की पहली शर्त होती है शांति। इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने 2014 के बाद से ही पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंसा समाप्ति के लिए जो प्रयास आरंभ किए वो 2019 से पूर्वोत्तर के विभिन्न हिंसक गुटों के साथ विभिन्न शांति समझौतों के रूप में सफल होते नजर आते रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर पूर्व में शांति बहाली की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल साकार हुई जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा असम सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौता हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ वार्ता समर्थक उल्फा के अध्यक्ष अरविंद राज खोवा, उपाध्यक्ष प्रदीप गोगोई, महासचिव अनूप चेतिया समेत 16 नेताओं ने भाग लिया।
असम के अलग अलग छात्र संगठनों के प्रतिनिधि और 13 नागरिक समूहों के प्रतिनिधि भी इस शांति समझौते के गवाह बने। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के उत्तर पूर्व में शांति प्रयासों को रेखांकित करते हुए साफ किया कि समझौते की शर्तों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। असम के मुख्यमंत्री ने उल्फा के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि अब तक उनके संघर्ष के कारण राज्य में सुरक्षा बलों समेत 10,000 लोग मारे गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किए गए शांति समझौतों की सराहना करते हुए कहा कि ये समझौता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुली गृह मंत्री अमित शाह जी का देख दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। उल्फा के साथ इस समझौते का मतलब है कि सभी हथियार, गोला बारूद समेत आत्मसमर्पण किया जाएगा, सशस्त्र संगठनों को भंग किया जाएगा, काडर के कब्जे वाले सभी शिविर खाली होंगे और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उल्फा के लोग शामिल होंगे। इस समझौते के प्रति प्रयासरत केंद्र सरकार की उल्फा के साथ कई दौर की बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है, जिसके साथ ही असम के लगभग सभी सशस्त्र समूहों के साथ अब शांति समझौते हो चुके हैं। इस मौके पर उल्फा की ओर से भी कहा गया कि वे अब प्रदेश में दीर्घकालिक शांति और विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। इस शांति समझौते के साथ ही प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप उत्तर पूर्व अब हिंसा से मुक्त होगा और इसके साथ ही स्थायी शांति के नए युग का सूत्रपात होगा। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर पूर्व अगर आज की बात करते हैं तो दिल्ली के साथ उसकी दूरी बहुत कम हो गई है। न केवल कनेक्टिविटी संपर्क के माध्यम से यहां बात हो रही है, बल्कि तमाम प्रयासों में जो केंद्र की योजना है, जो केंद्र की सोच है, उसे उत्तर पूर्व तक पहुंचाया जा रहा है और वो भी सफलतापूर्वक। और यही कारण है कि न केवल असम बल्कि उत्तर पूर्व के ही विभिन्न राज्यों में आज शांति दिख रही है। शुरुआत हम यहां पर आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करेंगे हम असम के साथ, ये बताने के लिए कि कैसे शांति के पथ पर आज असम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अफस्पा को लेकर बहुत विरोध हुआ करता था। ऐसे में सरकार ने आम जन की सोच को पहचाना और आज 85% असम के क्षेत्रों से अफस्पा हट चुका है। वहीं अगर हम पिछले सालों की बात करें तो अब तक आज के समर्पण, आत्मसमर्पण को अगर हम गिन लेते हैं तो 8200 हिंसक गुटों के कैडर आज तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं, यानी वो विकास की मुख्य धारा के साथ, शांति के साथ जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये तस्वीर रखें कि कैसे आंकड़े भी इस बात की तस्दीक देते हैं कि घटनाओं में अगर आप देखते हैं तो हिंसक घटनाओं में 87% तक की कमी आ चुकी है। जिन लोगों की हिंसक घटनाओं में मृत्यु हो जाती थी, जिनमें ज्यादातर आमजन होते थे, 90% कमी आ चुकी है। अपहरण के मामले भी 84% तक कम हो चुके हैं। ये वो आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से असम में शांति बहाल हो रही है, क्योंकि सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि सभी हिंसक गुटों को मुख्यधारा के साथ जोड़ दिया जाए। और ये आंकड़े इसी बात की सफल तस्वीर सामने रखते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समस्त पूर्वोत्तर में ही आप देखें तो ये आंकड़े इसी तस्वीर को पुख्ता रूप से सामने रखते नजर आते हैं। हिंसा की बात करें तो हिंसक घटनाएं ही हम आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद 2023 तक की। तो अगर आप देखें, हिंसक घटनाएं 2014 से पहले 10,000 थी, लेकिन अब 3,200 के करीब रह गई हैं। सुरक्षा बल जो हताहत होते थे उनके आंकड़ा भी आप देख सकते हैं 2014 से पहले और बाद में,
यानी 68% तक की यहाँ पे भी कमी आई है। हताहत सुरक्षा बल नागरिकों की मृत्यु की बात करें तो यहाँ भी 82% तक की कमी आई है। ये दिखाता है कि जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है वो सफल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये इसी वजह से बताना बहुत जरूरी है कि जो केंद्र के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास हैं वो किन मायनों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां पे ये जो सोच है वो ये दिखाती है कि जो सशस्त्र समूह है उनके साथ समझौते किए जा रहे हैं, उन्हें वार्ता की मेज तक लाया जा रहा है, तो वहीं अफस्पा वाले क्षेत्रों को भी कम करके विश्वास बहाली का काम किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार 2014 के बाद तमाम शांति प्रयास जो करती आ रही है उनकी सफलता विभिन्न समझौतों के रूप में सामने है। आपके सामने कुछ रखना चाहेंगे, जैसे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा समझौता 2019 में अगस्त में हुआ और जिसमें आप देख सकते हैं 88 कैडर्स ने आत्मसमर्पण भी किया। उसके बाद अन्य समझौतों की बात करें तो 2020 जनवरी में बोडो समझौता हुआ, 5 दशक पुराना बोडो मुद्दा जिसका हल निकाला गया और ये बोडो समझौते के रूप में सामने आया। वहीं आगे बढ़े तो ब्रू रियांग समझौता ये 16 जनवरी 2020 में ही हुआ, जिसमें 23 साल पुराना ब्रू रियांग शरणार्थी संकट हल हुआ। किस तरह हल हुआ कि 37,000 से अधिक जो विस्थापित लोग थे उन्हें त्रिपुरा में बसाने के प्रयास के रूप में ये समझौता सामने आया। ये बेहद महत्वपूर्ण समझौता था जिसको सामने लाया गया। इसके बाद आगे बढ़े तो 2021 की बात करें तो यहाँ कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ और 4 सितंबर को ये समझौता हुआ, जहां पे कार्बी क्षेत्र, क्योंकि कार्बी असम का बहुत बड़ा जातीय समूह है, इनका जो भी विवाद था उसको इस समझौते के माध्यम से सुलझाया गया। इसके बाद आगे बढ़ें तो मेघालय अंतरराज्य सीमा समझौता, असम और मेघालय के बीच का जो सीमा विवाद था 29 मार्च 2022, लगभग 35% विवाद का समाधान इस समझौते के साथ हो गया। लगभग 12 क्षेत्र जिनमें से 6 क्षेत्रों का समाधान सामने आ चुका था। 27 दिसंबर 2022 को एक और महत्वपूर्ण समझौता मणिपुर में हुआ। मणिपुर में जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, अप्रैल की बात है, ये अप्रैल 2023 जब ये समझौता सामने आया। 27 दिसंबर 2022 को मणिपुर का ये समझौता सामने आया। लेकिन आगे बढ़ते हैं 2023 की बात करते हैं तो अप्रैल 2023 दिमासा समझौता भी सामने आया। आज इन सभी समझौतों का भी एक तस्वीर गृह मंत्री ने भी सबके सामने रखी थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये तमाम 9 समझौते ऐसे हो चुके हैं सरकार के विभिन्न गुटों के साथ, जिनमें से ये सभी समझौते जिनमें जुड़े हुए हैं। नवंबर में ही मणिपुर में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट 6 दशक तक के लंबे सशस्त्र आंदोलन का अंत हुआ और इसको सबसे बड़ा समझौता माना जाता है मणिपुर में शांति की अगर हम बात करते हैं। और जब ये वार्ताएं होती हैं तो इन गुटों के साथ जब वार्ताएं होती हैं जिनके साथ एक सशस्त्र काडर जुड़ा हुआ है, तो कैसे उन्हें कन्विंस किया जाता है, क्या कुछ है जो उन्हें मोटिवेट करता है कि बातचीत की मेज तक आए। यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है पूर्वोत्तर में शांति बहाली की एक और ऐतिहासिक पहल। और ये ऐतिहासिक पहल ही मानी जाएगी क्योंकि कहा जा रहा है कि इस समझौते के साथ ही असम में सभी हिंसक गुटों के साथ अब वार्ता और समझौते हो चुके हैं। इन मायनों में ये समझौता, आज का समझौता, बेहद ऐतिहासिक माना जा सकता है। चर्चा के लिए हमारे से जुड़े हैं दीपक देवान जी, जो उत्तर पूर्व के वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका दीपक जी। हमारे साथ रविशंकर रवि जुड़े हुए हैं, आप दैनिक पूर्वोदय के एडिटर हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। आप दोनों बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं और आप दोनों देखें तो असम में इन हिंसक गुटों के इतिहास, वर्तमान को बहुत करीब से देखते आए हैं। दीपक देवान जी, इसलिए सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे ये, आज हमने देखा कि कैसे अनूप चेतिया और इन लोगों ने जो उल्फा के प्रतिनिधि हैं, उल्फा के नेता रहे हैं, इन्होंने प्रेस वार्ता भी की है शाम को, कई बातों को सामने रखा है। असम के लिहाज से हम बात करें तो शांति के लिहाज से, स्थायी विकास के लिहाज से कैसे महत्वपूर्ण है आज का ये ऐतिहासिक समझौता? ये एक और कदम है जो बहुत ज़रूरी था नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि वहाँ शांति बहाल करने के लिए जितने भी पुराने जो गुट हैं उनके साथ एक एक करके मोदी सरकार ने सबके साथ सबको टेबल पे बुला के नेगोशिएट करके जो सेटलमेंट करी है, उसमें ये एक और ऐतिहासिक कदम है जो आज हुआ है। देखिए, इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, 1979 से चल रही थी अल्फ़ा, और इसके जो बहुत उतार चढ़ाव भी आए इनमें। और देखिए, कहीं भी कोई इंसर्जेंसी जो है बिना लोकल स्थानीय लोगों की सपोर्ट और या अपोजिशन के बिना नहीं टिक सकती। अगर लोग अपोज करेंगे तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होती है। ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यही इस अल्फ़ा के साथ भी हुआ। चलते चलते जितना हिंसा इतनी इन्होंने करी वहाँ पे कि लोग उब गए थे। एक इंसिडेंट
जो एक मुझे साल याद नहीं आ रहा, जब इन्होंने हिंसा के करते हुए अल्फा ने एक स्कूल को टारगेट किया था जिसमें स्कूल के बच्चे मारे गए थे। उसके बाद पूरे असम में अल्फा के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई और 2010 में एक सिविल सोसाइटी ने कन्वेंशन करी थी गुवाहाटी में, जिसमें ये अल्फा को अपील करी गई थी। मेरे ख्याल से 130 ऑर्गेनाइजेशन थी, मुझे टोटल नंबर याद नहीं है। उन सब ने ये अपील करी थी कि आप ये हिंसा का रास्ता छोड़ के बातचीत करिए गवर्नमेंट से। और उसके बाद 2011 में पहली बार अल्फा का डेलीगेशन दिल्ली में आया, उन्होंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद जो परेश बरुआ हैं वो नहीं चाहते थे कि बातचीत हो, वो इनसे अलग होके उन्होंने अभी अपना आउटफिट चला रखा है। उसमें सिर्फ हार्डली मेरे ख्याल से 100 या इतने करीब उनके पास कैडर है। तो वो भी मेरे ख्याल से इसको जैसे आज वो भी देख रहे होंगे कि यहाँ समझौता हुआ है और उनके भी कैडर जो हैं जंगल में रह के उनको क्या मिल रहा है, बिल्कुल। चलिए वो भी सोचेंगे। यहाँ पे रवि जी को साथ में लेना चाहूंगी। रविशंकर जी, जैसे कि बात हो रही है कि एक तरीके से सभी हिंसक गुटों के साथ असम के समझौता हो चुका है, लेकिन एक वर्ग है जिसका यह मानना है कि अगर बरुआ गुट नहीं आया है चर्चा में, अगर वो नहीं आया है तो शायद उनको भी संशय है एक कि क्या वास्तव में जमीन पर शांति बहाली आगे बढ़ सकती है। आपका क्या मत है इसको लेकर? क्योंकि एक माहौल, एक पूरा वातावरण बना है, प्रयास हुए हैं जिसके बाद ये समझौते सामने आए हैं। देखिए, ये जो सवाल उठ रहा है कि परेश बरुआ वार्ता में शामिल नहीं हुए हैं तो उससे क्या होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव भी परेश बरुआ के ऊपर बनेगा, क्योंकि जो अल्फा के जो स्थापना करने वाले सभी नेता आज नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद थे जिन्होंने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बिल्कुल। संस्थापक अरविंद राजखुवाहो और उनके जो सहयोगी, सिर्फ परेश बरुआ इस वार्ता में शामिल नहीं हुए। लेकिन यह समझौता इस मायने में ऐतिहासिक समझौता है कि इसका असम के लोग चाहते थे कि केंद्र सरकार अल्फा के साथ समझौता करे और लोगों की इस भावना को असम सरकार और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने परसुएट किया, केंद्र तक यह भावना पहुंचाई और यह जो समझौता हुआ उस पर असम के लोगों में एक खुशी का माहौल। वो चाहते थे कि उल्फा के साथ शांति समझौता हो। क्यों देरी हो रही है? वो जल्द से जल्द इसका समाधान चाहते हैं, क्योंकि असम में उल्फा हिंसा जब से शुरू हुई है 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, चाहे वो सुरक्षा बल हो या असम के युवक। तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी केंद्र सरकार की है, यह सरकार सिर्फ समझौते नहीं करती है, समझौते को लागू करती है और इसका असर दूसरे अलगाववादी समूहों पर पड़ रहा है। अगर हम असम की बात करें तो बोडो समझौता जो हुआ था और उसको जिस ढंग से इंप्लीमेंट किया गया है, आज जो बोडोलैंड की तस्वीर है वो बिल्कुल बदल चुकी है। तो लोगों को यह लग रहा कि अब जैसे उल्फा के साथ जो आज समझौता हुआ, तो लोग यह नहीं मान रहे हैं कि बस समझौता हो गया और वो लागू होगा, कब होगा। गृह मंत्री ने इस बात को आज गृह मंत्री इसको स्पष्ट किया है रविशंकर जी कि समझौता जो है वक्त से पहले उन शर्तों को पूरा किया जाएगा, इस बात को सामने रखा। लेकिन दीपक दीवान जी, जो बात अभी कही गई है बोडो समझौते को लेकर, लेकिन ऐसे 9 समझौते 2019 से अब तक हो चुके हैं, 5 सालों में ही 9 समझौते हो चुके हैं। क्या ये समझौते और इनकी सफलता इस बात को भी रेखांकित करती है कि केंद्र की भी प्रतिबद्धता रही कि हमें हिंसा को खत्म कर शांति लानी है? कितना मुश्किल होता है इन हिंसक गुटों को में इस तक लाना और इनको वार्ता के लिए मनाना और उसके बाद एक समाधान तक पहुंचना। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि बिना पब्लिक सिविल सोसाइटी के ये ऑर्गेनाइजेशन कहीं काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि दे आर ऑल सन्स ऑफ द सॉइल। ये सब विदेशी नहीं है। जैसे कश्मीर में जो इंसिडेंसी है वो इंपोर्ट हो रही है वहाँ से, हमारी दूसरी जो नेबरिंग कंट्री से। यहाँ तो ये सब वहीं के बच्चे हैं, वहीं के बड़े हुए हैं, उनके चाचा मामा सब यहीं पे लोकल लोग हैं। तो जब पब्लिक का प्रेशर बढ़ा इनके ऊपर, तब इन्होंने समझा कि हमको यही रास्ता लेना है, यही उचित है। और आज वो उन्होंने माना कि हम अपना मिशन, पॉलिटिकल मिशन में फेल हो गए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, जहां अनूप चेतिया और शशधर चौधरी और मिनाल हजारिका तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी शाम को 1 घंटा पहले।
तो उन्होंने ये कहा कि जब हमने देखा कि लोग भी तंग आ गए थे हमसे, तो हमने ये शांति का रास्ता अपनाया। और दूसरी बात देखिए भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ जो है सरकार में विश्वास होना। देखिए केंद्र सरकार ने तो पहले ही बोला था कि आप आइए नेगोशिएशन पे टेबल पे बैठिए और समझौता अपने आप की बात मानेंगे। तो उसी का नतीजा ये है कि ये इसका आज समझौता साइन हुआ है। जी, लेकिन रविशंकर जी, यही सवाल आपके पास लेकर आना भी चाहूंगी, क्योंकि नागरिक समाज की ओर से आवाज उठाया जाना एक बात है, हिंसक गुट के द्वारा इस बात को महसूस किया जाना कि हमें वार्ता करनी दूसरी बात है। लेकिन उसे समाधान तक लेकर आना, उसको पूर्णता तक पहुंचाना और एक समझौते तक ले आना, उसको कार्यान्वित किया जाना और सफलतापूर्वक किया जाना, ये एक बड़ा काम है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से ये जो प्रयास किए जाते रहे हैं, ये एक उदाहरण साबित करते आए हैं एक के बाद एक अलग राज्यों में, और यही कारण है कि उल्फा जैसे संगठन ने भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और आज शांति के राह पर आगे बढ़ने को तैयार हैं और बढ़ रहे हैं? ममता जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि भावनाएं अलग बात है, प्रयास अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो एक डेडिकेशन जो था, एक जो संकल्प थी कि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करना, और उस संकल्प को जमीन पर केंद्र सरकार ने उतारा है, यह कहने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वार्ता को लंबा किए बिना पैर धीरे धीरे वार्ता को आगे बढ़ाते हुए और एक कंक्लूजन पर पहुंचना, और उसके लिए अलगाववादी समूह के जो नेता हैं उनको सहमत करना, और फिर यह भरोसा देना कि हम जो समझौता कर रहे हैं उसको हम समय से पहले इंप्लीमेंट भी कर देंगे। अगर केंद्र सरकार में यह इच्छा शक्ति नहीं होती तो वार्ताएं चलती रहती और लोग फ्रस्ट्रेटेड होने लगते। और वैसे देखें तो यहाँ पर भी कई दौर की वार्ता हुई है जिसके बाद जाकर ये समझौता हुआ है। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ अनूप चेतिया जुड़ चुके हैं, जो उल्फा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत चेतिया जी। और मेरे ख्याल से हर देशवासी जो इस कार्यक्रम को देख रहा है चेतिया जी, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि उल्फा एक ऐसा संगठन जो 1979 से लगातार लगा हुआ है, हिंसक घटनाएं करता रहा, लेकिन 2011 में आकर आप लोगों ने एक निर्णय लिया, उल्फा 2 गुट में बटा और उसके बाद आप शांति के लिए आगे आए। आज 2023, आज की तारीख ऐतिहासिक, ये समझौता हो गया है। ऐसा क्या था जिसने आप लोगों को मोटिवेट किया कि दशकों के हिंसा के इतिहास से अलग हटकर शांति की राह पर आगे बढ़ा जाए? पहले मैं सभी को नमस्कार जानता हूँ, क्योंकि 2008 पर जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हो गया, उस टाइम पर उसमें पावर आ गया आवामी लीग गवर्नमेंट। उस टाइम पर 2009 पर हम लोगों का सारी लीडरशिप को पकड़ के इंडिया को एक्स्ट्राडेट किया, हैंड ओवर किया। इसी का वजह से इंडिया में 2009 से हम लोग का सभी लीडर गुवाहाटी का जेल में बंद था, तो कैद था। हम भी बांग्लादेश जेल पर था। उस टाइम पर हमारा 14 इयर्स हो गया था। तो उसका बाद में हम लोग का जो लीडरशिप था, उस टाइम में हम लोग के लिए जो बातचीत का अलग कोई रास्ता नहीं था हम लोग का बीच में, कि यही की रास्ता था, वी हैव टू गो फॉर द नेगोशिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं होने से हम लोग को जेल में रहना पड़ेगा। अभी उस टाइम मैंने 14 इयर्स जेल में था, तो मैंने सोचा, हम लोग जो लीडरशिप था बाहर पर जेल पर, उन लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग को नेगोशिएशन में जाना पड़ेगा। उस टाइम पर उन लोगों ने कोशिश किया कैसे नेगोशिएशन में जाए। तो उस टाइम पर डॉक्टर हिरेन गुहाई, नोटेड लिटरेचर, उसने उन लोगों ने एक कमेटी बना के उन लोगों, हम लोग का लीडरशिप जो था जेल में, उन लोगों को मुलाकात किया। उन लोगों को बोला कि आप लोग अभी ऐसे जेल में आप लोग रहना पड़ेगा, रहने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए आप लोग जाइए, आप लोग आइए, तो निगोशिएशन करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में। अनूप जी, 2011 में आप लोगों ने बातचीत शुरू किया, सरकार के साथ वार्ता शुरू हुई। अब 12 साल हुए वार्ता के, आपको 12 साल हुए, 12 साल बाद जाकर अब एक समझौता हो पाया है। पिछले कुछ सालों में जाहिर है कि एक साल में भी कहा जा रहा है कई दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद ये समझौता सामने आया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं
कि केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में ऐसे क्या अद्भुत प्रयास हुए, क्या आगे सीमा से आगे बढ़कर आप लोगों के साथ आपकी बात सुनने के और समझौते तक पहुंचने के प्रयास हुए, जिसके बाद आज आप यहां हमारे बीच बैठे हैं? पहले एक बात है तो हम लोग क्या मुद्दा पर डिस्कस करेगा, ये चार्टर ऑफ डिमांड जो डॉक्टर गुहाई सार के नेतृत्व में बनाया था, उन लोगों ने चार्टर ऑफ डिमांड बना के दिया, उसमें से चॉइस करके हम लोग का लीडरशिप ने बनाया चार्टर ऑफ डिमांड। उस टाइम पर हम लोग सोचा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द इंडिजिनस पीपुल ऑफ असम, तो उसके लिए हम लोग से जनगोष्ठी को ये एससी स्टेटस मांगा था। लेकिन उस टाइम पर हम लोग का जो असम में जो अभी एसटी स्टेटस मान रहा है, बुक कर रहा है, उन लोगों ने अपोज किया, तो इंटरनल कुछ कंट्राडिक्शन आ गया, कोई कोई नया मुद्दा आ गया, वो लोग भी एसटी स्टेटस मांगने के लिए शुरू कर दिया। तो इसी का वजह से हम लोग सोचा कि एसटी स्टेटस का जरिए हम लोग का मुद्दा फायदा नहीं होगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन वेट करना पड़ेगा। इसीलिए उसका मांग की बात तो आप कर रहे हैं ना, उसका बाद में क्यों लेट हो गया ये मुझे को 1 मिनट बोलना दीजिए। तो क्योंकि उसका बाद में मुद्दा हम लोग उठाया कि क्या 88% सीट रिजर्वेशन फॉर द असेंबली एंड एमपी सीट, तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये तो हम लोग कर नहीं सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, दूसरा स्टेट का भी मुद्दा है, तो इसीलिए हम लोग चेंज किया वो मुद्दा सर के। हम लोग लास्ट में जो डिलिमिटेशन हुआ, और डिलिमिटेशन में हम लोग एग्री हुआ, उसका बाद में डिलिमिटेशन में जो फायदा होगा और हम लोग इंडिजिनियस पीपल थोड़ा सा होने से भी 94 सीट प्रोटेक्ट होगा, ये सोचकर हम लोग एग्रीमेंट के लिए सब एग्री किया। अब समझौता, जो समझौता हुआ उससे आप सब संतुष्ट हो गए हैं और आपने हस्ताक्षर कर दिए और अब शांति प्रक्रिया का, आप शांति व्यवस्था का एक हिस्सा बन जाएंगे अनूप जी। लेकिन जो मैंने आपसे पूछा वो दोबारा एक बार पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि आप आज वार्ता की मेज पर बैठे हैं, आप पहले भी वार्ताएं करते रहे हैं, आप पिछली सरकारों से भी वार्ताएं करते रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या प्रयास थे इस सरकार के द्वारा, कहां तक ये सरकार आपकी मांगों को, आपकी बातों को, विचारों को समझने को तैयार दिखी, संवेदनशील दिखी आपके विचार के प्रति, कि आपको समझौते तक पहुंचने में आसानी हुई? I like to thanks to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I like to thanks to the Honorable Home Minister Amit Shah ji, क्योंकि इन लोगों का जो स्पेशली द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, इन लोगों का जो इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने के लिए, असम का जो मुद्दा है वो सॉल्व करने के लिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट का, जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, इन लोगों का जो इच्छा है, जो इंटरेस्ट है, दूसरा का थोड़ा सा कम हम लोग का महसूस किया था। इसीलिए हम लोग सोचा कि क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा सा इंटरेस्ट दे के हम लोग का जो मुद्दा सॉल्व करने के लिए जो माने एडवांस हुआ है, उन लोग को हम लोग को अप्रोच किया था कि हम लोग भी सोचा कि ये इसी टाइम पर, असली टाइम पर ही, ये टाइम पर ही ये एग्रीमेंट करना ज़रूरी होगा, स्पेशली क्योंकि जो असम का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, वो बहुत एनर्जेटिक है, वो बहुत इंटरेस्टेड है टू सॉल्व दिस इशू, वो ज़्यादा समझता है। अभी भी उनका साथ में आज भी बातचीत किया था हम लोग, वो हम लोग का जो लड़का लोगों का, हम लोग को अभी 9 डेजिग्नेटेड कैंप है, और 9 डेजिग्नेटेड कैंप में जो हम लोग का कैडर्स है, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करने के लिए स्पेशल अटेंशन दिया है, उसने कोशिश किया है। जो हम लोग का जो लड़का है जिसका मकान वगैरह नहीं है, उन लोगों को रिहाबिल, उन लोगों का यानी आप लोगों के पुनर्स्थापना के लिए तमाम जो प्रयास हैं, जो सुविधाएं चाहिए, जो कुछ चाहिए, उसके लिए सरकार प्रयास करेगी। और जाहिर है कि गृह मंत्री ने कहा है कि वक्त से पहले आपकी जो शर्तें हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा, समिति बनाई जा रही है उसको लेकर। लेकिन एक सवाल आपसे, इससे पहले कि मैं अपने दूसरे मेहमानों से एक सवाल लूं, किस तरह के भविष्य की कामना करते हैं आज आप? क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर पूर्व में विभिन्न राज्यों में जो जो समझौते हुए हैं, उन सब के बाद वहां की तस्वीर बदल गई है। अनूप चेतिया जी, आप और आपका काडर आज किस तरह के भविष्य की कामना करता है?
देखिए, हम लोग को नया आसाम गणना नया आसाम बनाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग आर्म रिवॉल्यूशन किया था, ऐसे हम लोग आसाम को डेवलप करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग का जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है, इसको जैसे आने से भी एडवांस करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। ये गवर्नमेंट भी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आज उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जैसे आने से भी हम लोग आप लोगों का जो मुद्दा है, सभी जो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है, वो एक से एक पॉइंट हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोग का पूरा उम्मीद है ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसको कैसे एडवांस करेगा, ये इसमें हम लोगों का कुछ मैंने एक्टिव रोल रहना पड़ेगा। यानी आप लोग तैयार हैं कि आप शांति प्रक्रिया व्यवस्था में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश राष्ट्र आपके जो राज्य है, असम है, उसके विकास में आप लोग अपना योगदान देंगे। लेकिन यहाँ पर रविशंकर रवि जी, चलिए आपसे सबसे पहले, क्योंकि अब चर्चा में समाप्त भी करनी है, संक्षेप में आपसे जवाब लेना चाहूंगी। रविशंकर जी, आपने भी देखे होंगे बहुत से ऐसे हिंसक गुट हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उसके बाद उनकी भी जिंदगी बदली है। इस तरीके से उल्फा तमाम काडर के साथ आत्मसमर्पण करना, शांति की ओर आगे बढ़ना, आपके अनुभव क्या कहते हैं? असम के लिए ये किस तरह के मार्ग आगे खोलता नजर आता है? नहीं, देखिए, ये जो उल्फा के कैडर हैं, ये लोग बहुत ही मेहनती लोग हैं और काफी कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सरकार के अनुदान पर जीना चाहते हैं, वो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, एक सम्मान चाहते हैं, समाज में सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, जीने का मौका चाहते हैं। और निश्चित रूप से सरकार के साथ जो उनकी जो लगातार निगरानी चलती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी, तो आने वाला साल जो है इन उल्फा के, इन कैडरों के लिए मेरा यह मानना है कि नई उम्मीद लेकर आएगा। दीपक दीवान जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये अब नया साल की शुरुआत है, नई ज़िंदगी है, नई न्यू लाइफ है। जैसे अनूप जी ने बोला नया आसाम बनाना है, तो उसमें ये नई उम्मीदें तो हैं ही। और केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इसमें। आज इनके साथ जो समझौता साइन हुआ है, उसमें 1,80,1.80 करोड़ का पैकेज है, जो पूरे असम की कायाकल्प बदल देगा। इसमें इट्स अ डेवलपमेंट पैकेज, ऑल्सो इंक्लूड्स रिहैबिलिटेशन फॉर द कैडर्स एंड एवरीवन। सो it's a very good sign and good deal from the center to the state and to Ulfa. बिल्कुल। और उल्फा 100-200 नहीं, 700-800 काडर के साथ आत्मसमर्पण किया। अनूप चेतिया जी, आपके लिए नव वर्ष, नई उम्मीदें, नया भविष्य लेकर आ रहा है। आपको ढेरों शुभकामनाएं नए साल और बेहतर भविष्य के लिए। साथ ही दीपक जी आपका और रविशंकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्ते जी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें।
आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का RC एंड सन्स वाला कालांतर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बात कर लेते हैं जदयू की। जनता दल यूनाइटेड की दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आज वही हुआ जिसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बन गए हैं जदयू के अध्यक्ष। वैसे पहली बार नहीं हुआ है और इसे लेकर अन्य दल जहां संभल कर बोल रहे हैं, विपक्षी दल, तो वही भाजपा का कहना है कि वे मुख्यमंत्री पद पर कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान वर्तमान अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लिया है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार पहले भी 2-3 अध्यक्षों को हटा चुके हैं और अब वे मुख्यमंत्री पद के कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एनडीए में जाने के सवाल पर कहा कि जनता दल यूनाइटेड है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के विचारों के संयोजक और विचारों के प्रधानमंत्री हैं। ये बताते हुए हर्ष है कि सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का पार्टी अध्यक्ष बनना उनकी पार्टी का फैसला है। हम नया अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है। तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही हैं वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का जदयू का अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर ललन सिंह को आनन फानन में अध्यक्ष पद से हटाना जरूर कुछ सवाल खड़े करता है। इस बीच जदयू के सहयोगी RJD भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। कुमार आलोक, DD न्यूज, दिल्ली। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कैबिनेट में शामिल होने वाले विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा या फिर कैबिनेट में शामिल होने विधायकों के नाम क्या होंगे। ये नाम भी पार्टी की तरफ से फिलहाल अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। और अब बात करते हैं अयोध्या धाम की। तो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या को कई विश्व स्तरीय सुविधाओं का उपहार देंगे। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं इससे जुड़ी सभी जानकारियों का, तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रामलला के दर्शन किए, राम मंदिर निर्माण का भी निरीक्षण किया और हवाई अड्डे और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। अयोध्या धाम में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरी रामनगरी में एक अलग ही रौनक, अलग ही उल्लास देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या को कई विश्व स्तरीय सुविधाओं का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने खुद अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने रामलला के दर्शन किए, उन्होंने वहां पूजा भी की। इससे पहले सीएम ने हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की।
मुख्यमंत्री योगी ने उस हवाई अड्डे और पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया जिनका शुभारंभ पीएम शनिवार को करेंगे। योगी आदित्यनाथ पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। पीएम द्वारा नई अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। राम जन्मभूमि के मंदिर के तर्ज पर ही रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है और जो मुसाफिर हैं वो इसकी चकाचौंध देकर बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या हवाई अड्डा परिसर का भी अवलोकन किया। सीएम ने 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उपलब्ध सुविधाओं की भी समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने उस जनसभा स्थल का भी मुआयना किया जहां शनिवार को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। सीएम ने वहां सेल्फी भी ली। शनिवार को जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे तो वहां उनका भव्य स्वागत होगा। इसके लिए भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके पीछे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नायक के तौर पर अयोध्या में आ रहे हैं और अयोध्यावासी उनको एक नायक के तौर पर देख रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व ही प्रधानमंत्री की अगवानी पर अयोध्यावासी उत्सुक हैं उनके स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरे अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। यहाँ के संत भी पीएम के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। अवधपुरी आवत प्रभु जानी तो भई सकल शोभा की खानी। प्रधानमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं, इस धरती पर आ रहे हैं, अवध भूमि पर आ रहे हैं तो अयोध्या की भूमि उनकी स्वागत के लिए दिल खोल करके तैयार है और हम जितने संत समाज हैं, जितने भक्त समाज हैं, सब बहुत प्रसन्न हैं। उत्साह और उल्लास के इस माहौल में अयोध्या के लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की बहुत सी बुजुर्ग महिलाओं का कहना है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण देखना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहुत दिन से हम लोग आशा लगाए रहे कि हम लोग का बिगड़त देखा गया है सब चीज और बनत भी देखा मिल जाए तो हम लोग का बहुत धन्यवाद होए। रामचंद्र जी का वो होगा दीप उत्सव तो उसमें खुशी, बहुत सारी खुशी होगी, सबको खुशी, पूरी अयोध्या को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अयोध्या वासियों को सौगात देने, तो हम देख रहे हैं वो उत्साह अयोध्या वासियों में, संत समाज में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या तैयार दिख रही है। कैमरामैन संजय जना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहे न्यूज नाइट। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता।
जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा है कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या का दौरा करेंगे और इस दौरान वहां के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ साथ नई अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में कुल 11,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये सभी परियोजनाएं अयोध्या में नागरीय सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाएंगी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन। प्रधानमंत्री दोपहर 11:15 बजे पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। फेज 1 में 240 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है ये स्टेशन। ये इमारत 3 मंजिला है। इसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ आने पर यात्रियों को भव्यता का एहसास होगा। इसमें पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत को ध्यान में रखा गया है। अमृत भारत ट्रेन। नई श्रेणी की ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मोबाइल चार्जिंग, सामान के लिए पर्याप्त जगह, नए डिजाइन की सीट यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगी। सुरक्षा का लेवल बढ़ाते हुए ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नई अमृत भारत ट्रेन दरभंगा, अयोध्या, आनंद विहार के बीच और मालदा टाउन से सर विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी। वंदे भारत ट्रेन। 6 नई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली, अमृतसर दिल्ली, कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट, मैंगलोर मडगांव, जालाना मुंबई और अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत को पीएम हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे परियोजनाएं। इसके अलावा 3 अन्य रेलवे परियोजनाओं जिनकी लागत 2300 करोड़ रुपए की है, प्रधानमंत्री उन्हें भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट। दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। टर्मिनल के मुख्य भवन पर श्री राम मंदिर की वास्तुकला की झलक है। स्थानीय आर्ट पेंटिंग के जरिए प्रभु श्री राम के जीवन का चित्रण दीवारों पर उकेरा गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एयरपोर्ट भी यहाँ पे है, जो कि हम लोग को कहीं जाना पड़ता था तो फिर दिक्कतें होती थी बहुत सारी। अब आज वो चीज यहाँ एयरपोर्ट यहाँ बन गया, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या जैसी जगह को, अयोध्या वैसे तो बहुत बड़ी जगह है, अपने आप में राम जी का स्थल है ये, इससे बड़ी बात कुछ चाहिए नहीं। और यहाँ पे आ रहा है हवाई जहाज से उतरेंगे पुष्पक विमान, जो उस टाइम के होते थे आज के ये हैं। एयरपोर्ट यहाँ से बन गया कि हमारे यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर दराज के लोग आकर के यहाँ से डायरेक्ट पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, पूरे विश्व में जा सकते हैं। ये मोदी जी और योगी जी की देन है जो हमारी अयोध्या में इतनी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग 6500 वर्ग मीटर में बनी है, जो प्रतिवर्ष 10 लाख यात्री क्षमता के साथ सेवा प्रदान करेगी। फेज 1 में 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। भवन पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। इंसुलेशन छत प्रणाली, LED प्रकाश व्यवस्था, वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा संचयन की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने अयोध्या का पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर बना है। ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने DD न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का स्टेशन है। रेल मंत्री ने अमृत भारत ट्रेन की सराहना की और कहा कि ट्रेन आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। हमारे संवाददाता राजेश राज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की।
अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे और यह स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है और हमारे साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। सर, लग रहा है कि हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, एक आधुनिक लुक देने की आपने कोशिश की है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा, बड़ा और एक अच्छा क्लियर विजन है। उस विजन के हिसाब से ये स्टेशन बन रहा है। आपने इसमें देखा रूफ प्लाजा, चौड़ी स्पेस, पटरी के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी एक सब्सटेंशियल जगह पैसेंजर्स के बैठने के लिए, लोकल प्रोडक्ट्स को वहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए, लोकल खान पान के स्टॉल के लिए, इन सब के लिए बच्चों के खेलने की जगह, वो सब जगह बहुत ही अच्छी एक रूफ प्लाजा बनी है। स्टेशन शहर के दोनों तरफ बनेगा। फेज़ 2 में उस तरफ जो हाईवे वाली साइड है वहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगा और इस स्टेशन की कैपेसिटी 1 लाख पैसेंजर्स पर डे की कैपेसिटी क्रिएट हो रही है। अभी करीब 20,000 है, जिसको 1 लाख पे बढ़ाया जा रहा है। सर, अमृत भारत जो ट्रेन है उसको लेकर लोगों में काफ़ी अपेक्षाएं हैं, क्या खास है? देश की जनता, दूरदर्शन के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। अमृत भारत ट्रेन में पुश पुल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और पूरी की पूरी ट्रेन को अलग अलग कोच नहीं है, वो एक पूरी ट्रेन सेट बना है। उस पूरे ट्रेन सेट को परमानेंटली कपल्ड है वो, और उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और कई सारी जो कोच वाली ट्रेन में जो दिक्कत होती थी, झटके लगना, वो सब चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छे क्वालिटी के टॉयलेट्स लगे हैं, हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स बने हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर अभी खड़े हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अमृत भारत ट्रेन है वो आम लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने वाला ट्रेन होगा, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी होगा। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आइए इस पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की आपको कुछ खूबसूरत झलकियां दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक और ब्रेक का। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान।
यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। कतर अदालत द्वारा 8 भारतीय नागरिकों की मौत की सजा कम किए जाने पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत निर्णय आने पर कानूनी टीम से परामर्श और परिजनों से चर्चा कर ही अगला कदम तय किया जाएगा। फिलहाल विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी ये खबर आप देखिए, लेकिन हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेते हैं आपसे इजाजत। न्यूज़ नाइट पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कतर की अपीलीय अदालत ने 8 भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा खत्म कर दी है। इस फैसले के संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने कहा कि सजा कम कर दी गई है। इस संबंध में अगले कदम को लेकर कानूनी टीम और भारतीय नागरिकों के परिजनों से विचार विमर्श किया जाएगा। This case is now in the court of appeal, as it's called, and there have been 3 hearings in the Qatar Court of Appeal, November 23rd, November 30th, and December 7th. Meanwhile, our ambassador in Doha got consular access, mentioned that last time we met, to meet all the 8 men on December 3rd. This is an important issue that we are following, and you know that how we can get our people back to India soon at the earliest. That is what is driving us. आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग संबंधी एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान सरकार से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की गई है। Participate in elections is something perhaps I should comment on. We have seen some reports in this regard. It is an internal affair, so let me not comment on it. But the mainstreaming of radical terrorist outfits in Pakistan is nothing new. On our part, we will of course continue to monitor all developments that have an implication on our national security. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we wanted to extradite him. Yes, there has been a request sent. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से भारतीय यात्रियों वाले एक विमान को फ्रांस में उतारे जाने और फिर उस विमान की भारत वापसी को लेकर भी सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय वहीं रुक गए हैं और इस मामले को फ्रांस के अधिकारी देख रहे हैं। लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत व्यापारिक जहाजों की मुक्त आवाजाही का पक्षधर है, लेकिन वो इस संदर्भ में किसी बहुपक्षीय पहल का हिस्सा नहीं बना है। We value the free movement of commercial shipping, which is one of the fundamental principles underpinning global commerce. We are carefully evaluating all aspects of the unfolding situation in that region. Our defense forces are taking necessary measures in this regard, and in that context, I would also like to say I'm not in agreement whether we are in a position to defend or not. But I'm not aware that India is part of any multilateral initiative or operation presently in or around the Red Sea. बांग्लादेश के आगामी चुनाव को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये वहां का आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मित्र और करीबी साथी होने के नाते भारत वहां शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव देखना चाहता है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।